हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी की परीक्षाओं में संस्कृत के पूछे जाने वाले अंक या गिनतियों को कैसे समझें या फिर परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन सी ऐसी गिनतियां हैं या अंक हैं जो कि प्रायः पूछे जाते रहे हैं, उनको थोड़ा-सा अगर हम ध्यान देते हैं तो 1-2 नंबर आप लीड कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि इस पर भी बातचीत करना चाहिए। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने महत्वपूर्ण अंकों का कलेक्शन किया हुआ है एक जगह, जिसको कि आप धैर्य रखकर ज़रूर देखिए और समझने का प्रयास भी कीजिए। तो चलते हम बात करते हैं कि संस्कृत में गिनतियों का जो टर्निंग पॉइंट है, कहाँ से गिनतियों में बदलाव शुरू हो जाता है। ख़ास तौर से हमें ध्यान में रखना है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक की गिनतियों को हम आसानी से समझ पाते हैं। लेकिन ये जो आंकड़े हमने दिए हैं, जो अंकों का हमने यहाँ पर नाम दिया हुआ है, इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है, अगर इनको हम समझ लेते हैं तो फिर इसमें क्रमशः 1, 2, 3 इस तरीके से जोड़कर हम अन्य अंकों को बना सकते हैं जो कि इनसे जुड़े होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि जैसे हमें 10 के पहले जो अंक है 9, तो वो नवम तो ध्यान में रहता है, लेकिन जो आप देख रहे हैं कि 20 के बाद का जो अंक है, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसको कई जगह एकोनविंशति कहा जाता है। यानी कि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन जो आंकड़े दिए हैं 10-10 के अंतर पे, इनके पहले जो वाला अंक है, उसमें एकोन शब्द जोड़ देंगे, तो वो उससे एक कम वाला अंक आपको मिल जाएगा। तो इस चीज़ को भी विशेष तौर पर आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी इन अंकों को अगर आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, तो इनसे जुड़े हुए अंकों को आप भली-भाँति समझ पाएँगे। तो उम्मीद है कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के अंकों को आप आराम से पकड़ लेंगे कि किसी अंक का क्या मतलब है। जैसे मैं बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पर सप्तशती लिखा हुआ है। अगर परीक्षा में पूछ देता है कि 77 को संस्कृत में क्या कहेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बता देंगे कि सप्त इसको कहा जाएगा 77 को संस्कृत में सप्त सप्तति। ठीक है, उसमें क्या हो गया, जुड़ गया ये। तो इसी तरीके से आप 60 से 70 के बीच के अंकों को बना सकते हैं, 70 से 80 के अंकों को के बीच में जितने भी अंक आते हैं उनको बना सकते हैं, और बाकी 80 से 90, 90 से 100 और इधर भी उसी तरह से। लेकिन मेन जो यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है कि 100 से ऊपर के जब अंक आते हैं तो वो हमें कई बार परेशान करने लगते हैं। और अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को जरूर हल कर रहे होंगे तो उसमें ये कुछ अंक पूछे गए हैं। जैसे सहस्त्रम को तुरंत आप बता देंगे कि 1000 है। इसी तरह से अयूतम, अयूतम का मतलब है 10,000। लक्षम, लक्षम का मतलब है लाख। प्रयूतम या फिर नियूतम का मतलब है 10 लाख। कोटि, कोटि ये बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं, 1 करोड़, 10 कोटि, 10 करोड़। तो हमें ध्यान में रखना है कि अयूतम का मतलब है 10,000। कई परीक्षाओं में आ चुका है कि अयूतम का अर्थ क्या होगा, या फिर संस्कृत में 10,000 अंक को क्या कहा जा सकता है। तो आप अब बता देंगे तुरंत कि अयूतम है। लक्षम को आप आराम से बता देंगे। प्रयूतम को आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका मतलब 10 लाख है। बाकी कोटि, 10 कोटि आप आराम से बता देंगे। इसके बाद आता है 1 अरब। 1 अरब को कहा जाता है अर्बुदम। ठीक है, अर्बुदम का मतलब 1 अरब। दशार्बुदम का मतलब 10 अरब। खरबम 1 खरब। और 10 खरबम का मतलब 10 खरब। तो कुछ ऐसे यहाँ पर आपको शब्द दिखाई पड़ रहे हैं जिनको कि आप विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे तो इन परीक्षाओं में 1 से 2 नंबर आप लीड कर सकते हैं। इसी तरह से एक नील, अब इस पे कितने जीरो होते हैं ये सब आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, इसको काउंट करके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है कि किस अंक को संस्कृत में क्या कहा जाता है। ठीक है, नील को संस्कृत में नीलम ही कहा जाता है। 10 नील, 10 नीलम। 1 पदम, पद्मम। 10 पदम, 10 पद्मम। शंखम, 1 शंख। 10 शंखम, 10 शंख। महाशंखम, 1 महाशंख। तो इस तरीके से
संस्कृत में कुछ विशेष अंक हैं जिनको कि हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखना पड़ेगा। ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता है वो आपको 1000 के बीच से लेकर 10 करोड़ के बीच वाला ज़्यादा पूछा जाता है। इसके बाद वाले अंकों का बहुत खास महत्व नहीं दिखता है और पूछने का भी बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं बनता है। लेकिन अयूतम हो गया, लक्षम हो गया, प्रयूतम, कोटि, 10 कोटि, ठीक है। इसके अलावा आप अर्बुदम को भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है कि शब्दों में हेर फेर करके मिलता जुलता शब्दों को ऑप्शन में बना दे जिससे कि आप कंफ्यूज हो सके। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है, चीज़ों को क्लियर करके रखना है। तो मुझे लगा कि संस्कृत में पूछे जाने वाले अंकों पर भी एक बार बातचीत करनी चाहिए, ताकि परीक्षा प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपके मन में ये पश्चाताप न हो कि मैंने अंकों को क्यों नहीं देखा। क्योंकि मेरी यही कोशिश रहती है कि आपको पाठ्यक्रम के अनुसार हर एक पॉइंट्स को टच करा दें, जिससे कि आप एक नज़र जरूर दौड़ा कर जाएं और एक अंक अधिक से अधिक हासिल कर पाएं। ठीक है, तो इसी प्रयास में हम रहते हैं। लगातार आप सभी अपनी पढ़ाई करते रहिए। इसी तरीके से महत्वपूर्ण पॉइंट्स, बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उनको लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।